नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए 150 प्रश्नों यानी संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें आपके 30 प्रश्न साइकोलॉजी के रहेंगे, 30 प्रश्न फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रहेंगे, 30 प्रश्न आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके लेवल 2 मैथ्स के लिए रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है साइंस के लिए रहेंगे। बाकी जो एसएस है वो इन 90 क्वेश्चनों को देके अपना आकलन कर सकते हैं और बाकी जो साइंस मैथ्स के हैं वो सारे के सारे 150 क्वेश्चन दे करके अपना आकलन कर सकते हैं। पेपर का लेवल मीडियम रखा गया है और साथियों आप अपना आकलन कर सकते हैं। यदि इसमें आपके 120 से 130 के बीच में नंबर या इससे अधिक नंबर आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप सेफ जोन में हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मनोविज्ञान को हम लेते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में भारत में निम्न में से प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ, बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ, बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1930 में भारत में निम्न में से किस प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ? तो साथियों राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ 1930 में भारत में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस सिद्धांत की मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन, शास्त्रीय अनुबंधन या अन्वेषण सिद्धांत। तो साथियों समस्या के समग्रता से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 विकल्प है, अल्फ्रेड रोसा, हरमन रोसा, लियोपोल्ड बेलक या हॉडसन एवं मे। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक कौन है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉडसन एवं मे। ठीक है साथियों, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है स्टडीज इन डिकेंट। तो साथियों हम व्याख्या करते हुए भी चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो। ठीक है साथियों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, विकास का अर्थ परिपक्वतात्मक परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होती है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हैरिस, लाबार्बा, गेसेल या हरलोक। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा साथियों लाबार्बा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। कॉल सैनिक ने विकास की मध्य बाल्यकाल अवस्था बताई है। मध्य बाल्यकाल की अवस्था कितने वर्षों के बीच में बताई है? 4 से 9 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 7 से 9 वर्ष या 8 से 10 वर्ष। साथियों ये इससे संबंधित अभी जो यूके टेट का पेपर हुआ था उसमें भी सवाल आया था कि कॉल सैनिक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो इन्होंने कुल 8 अवस्थाएं बताई, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। 8 अवस्थाएं बताई है और मध्य बाल्यकाल की अवस्था बताई यहाँ पर 8 से 10 वर्ष, 8 से 10 वर्ष बताइए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान हैं? रोस, हॉल, क्रोएक्रो या सिम्पसन। 4 विकल्प हैं। तो छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था, ऐसा किसने कहा है? बिल्कुल इजी परिभाषा है, रोस ने कहा है साथियों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। 7वां क्वेश्चन है नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था है?
नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण या स्वर्णिम काल कौन सी अवस्था मानी जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या कितनी होती है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसमें चित्रों की संख्या कितनी होती है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT किसने दिया है? तो ये लियोपोल्ड बेलाक ने दिया है। किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलाक ने दिया है। कब दिया है? 1948 में, और ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। तो साथियों इसमें चित्र कितने होते हैं? तो चित्रों की संख्या साथियों 10 है। कितनी हैं? 10 चित्र हैं, और 10 चित्र जो हैं ये जानवरों के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? जानवरों के चित्र। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। इससे बालकों का बौद्धिक सबलीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। इससे क्षमता संवर्धन होता है, ये भी सही बात है, और इससे अधिगम संवर्धन होता है, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 10वां क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है? जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? तो साथियों जीवन का अनोखा काल है आपके बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। और ये किसने कहा है? कोल एंड ब्रुस ने कहा है। कोल एंड ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, विकास की गति धीमी निम्न में से कौन सी अवस्था में होती है? विकास की गति धीमी निम्न में से कौन सी अवस्था में होती है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? डॉक्टर भाटिया, कुप्पुस्वामी, डॉक्टर राइस या ईस्टर्न? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राइस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इन्होंने 1922 में ये कार्य किया था, और इन्होंने बनाया था हिंदुस्तानी बिन्ने क्रिया स्केल। क्या बनाया था? हिंदुस्तानी बिन्ने क्रिया स्केल, ये याद रखना आपको। हिंदुस्तानी बिन्ने क्रिया स्केल 1922 में सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? तो ये किया है डॉक्टर CS राइस ने। ठीक है साथियों, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना, इसको क्या कहा जाएगा? कौन सी युक्ति है? अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना, प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन या दमन? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आपका आक्रामकता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आक्रामकता की परिभाषा क्या है? कि अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से व्यक्त करना। ठीक है साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका आक्रामकता, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता संबंधी कारक है? पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी कारक या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर आपका रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक बना रहता है या किस आयु तक रहता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आजीवन? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आपका आजीवन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है? पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझाना या उपयुक्त सभी? तो निश्चित रूप से राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी वीडियो में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अधिगम से संबंधित ये परिभाषा किसकी है? CE स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या फोर्ड? तो साथियों ये तो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। याद कैसे रखना है?
क्रो एंड क्रो की आदत, क्रो एंड क्रो की आदत। तो आदत वर्ड जहाँ कहीं भी आए वहाँ पर क्रो एंड क्रो की परिभाषा रहेगी। स्किनर की परिभाषा में प्रगतिशील व्यवहार आएगा। तो मैंने बताया था आपको स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार, स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। और वुडवर्थ नाम आए तो वुडवर्थ का नवीन ज्ञान, वुडवर्थ का नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान जहाँ कहीं भी शब्द आया आपको वह अधिगम की परिभाषा वुडवर्थ की रहेगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्रो एंड क्रो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सामयिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पिछड़े छात्रों के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 20 है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट परिभाषा है या कथन है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह है टार्गरसन एवं एडम्स का कथन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यक्तिगत? तो साथियों प्रश्नावली जो है वह आपकी अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हुए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा, उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है, पिछड़ा बालक कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 52? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्य असत्य, मिलान प्रश्न या रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। चयन प्रश्न में शामिल कौन सा नहीं है? तो साथियों रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण जो है ये आपके प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं। कौन से हैं? प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपके प्रत्याभिज्ञान होते हैं, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न होते हैं। तो प्रत्यास्मरण वाला अलग है, इसलिए रिक्त स्थान पूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 है, बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बिल्कुल इजी है। तो बीएफ स्किनर ने साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 26 है, थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पशु पक्षी का प्रयोग किया गया? थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत में किस पशु या पक्षी का प्रयोग किया गया? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कब किया? 1913 में। और इसे प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बालक में चिंतन का प्रतीक है? भाषा, मांसपेशियां, मस्तिष्क या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? दोनों ए और बी सही रहेंगे। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों ही उद्देश्य हैं कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है, क्योंकि
क्यों दिया जाता है ये आपको बताना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में क्यों महत्व दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है? राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न साइकोलॉजी का, निम्न में से किस विद्वान की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया है? पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक या बांडुरा? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये साइकोलॉजी के 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रथम लैंग्वेज हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हिंदी में सबसे पहले आपके सामने गद्यांश है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी 31 नंबर प्रश्न। कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, परंतु सारे मानव समाज की एकता सतत सामने रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से अलग अलग पद में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा अवयवी भाव समास है। यहाँ पर जो है संज्ञा पद दोहराया गया है। कौन सा? संज्ञा पद दोहराया गया है अलग अलग, इसलिए अवयवी भाव आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? संस्कृति, बहिष्कृत, अहिंसा या अविभाज्य? तो यहाँ पर विसर्ग संधि किस में है? तो बहिष्कृत में विसर्ग संधि रहेगी और संधि विच्छेद बनेगा बहि प्लस कृत, बहिष्कृत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 33 है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। राष्ट्र, योगी, सत्य या घर? तो साथियों यहाँ पर घर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ग्रह। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इत प्रत्यय का, दंडित, संस्कृति, बहिष्कृत या प्रजाति? तो सामने नजर आ रहा है दंडित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मूल शब्द है दंड और प्रत्यय लगा हुआ इत, तो दंडित बना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। योगी, कवि, विज्ञानी या क्लह? आपको जातिवाचक संज्ञा की पहचान करना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो साथियों यहाँ पर क्लह जो है ये आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और गद्यांश आ चुका है। प्रश्न आपके आ चुका है 36 नंबर। आज देश भ्रष्टाचार और महंगाई की विभीषिका से जूझ रहा है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, वर्तमान काल या आसन भूतकाल? तो साथियों आज देश भ्रष्टाचार और महंगाई की विभीषिका से जूझ रहा है, यह वाक्य किस काल का है? तो यह वाक्य जो है साथियों यह आपके प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये आपको वर्तमान काल में भी किस काल का है? तो ये अपूर्ण वर्तमान का है। अपूर्ण वर्तमान में ऑप्शन नहीं था, अपूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पर केवल वर्तमान काल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। बिचारी ब्राह्मणी को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चों को फुसलाना पड़ा था, यह वाक्य किस काल का है? 4 विकल्प आपके सामने। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा पूर्ण भूतकाल का है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी शब्द का सही विश्लेषण क्या है? द्रौपदी शब्द का सही विश्लेषण आपको करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? द्रुपद प्लस ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, जहां वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो कौन सा वाक्य होता है? एक ही मुख्य क्रिया हो तो वह होता है साथियों सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40 है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तंदुरुस्त बनो, यह वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तंदुरुस्त बनो, यहाँ पर किया आ चुका है इसलिए मिश्र वाक्य है। और ये कौन सा है? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। कौन सा है? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। ठीक है साथियों, राइट आंसर रह जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सुनियोजित विकास पर बल दिया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है?
वाक्य के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? उद्देश्य का विस्तार क्या रहेगा? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट वाक्य का और सवाल देख लीजिए। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। ये कौन सा वाक्य है? तो साथियों ये आपका रहेगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पत्रकार कार चलाता है, वाक्य किस प्रकार का है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये विधानार्थक वाक्य है साथियों, विधानार्थक। तो यहाँ पर विधानार्थक की जगह आया है स्वीकारोक्ति वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध में प्राणोत्सर्ग द्वारा अमर हो जाने की भावना भी योद्धाओं के लिए बलवती प्रेरणा का काम करती है। रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? माफी चाहूँगा, वाक्य के बहुत सारे सवाल आ गए, कोई बात नहीं, मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, ठीक है, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, इस उक्ति की पुष्टि करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो साथियों 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा नो नगद ने तेरे उधार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में पूरे पाठ्यक्रम को निश्चित स्तरों या कालों में बांट दिया जाता है? तो कौन सा उपागम रहेगा साथियों? राइट आंसर आपका रहेगा प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी, काल क्रमिक उपागम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षक द्वारा श्रुति उपागम का प्रयोग किन किन कौशलों को विकसित करने में सहायक है? तो श्रुति उपागम का प्रयोग किन किन कौशलों में सहायक है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा श्रवण तथा लेखन कौशल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, कक्षा शिक्षण में सामूहिक वाचन कब उपयोगी है? तो सामूहिक वाचन जो है साथियों वो आदर्श वाचन के बाद किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, एक बालक जो धीमा बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? धीमा बोलता है, वाचन सुधारना है, तो साथियों धीमा बोलने वाले बालक को एकल वाचन करवाना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 50 नंबर, बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किस माध्यम में होता है? तो अभिव्यक्ति क्षमता का विकास जो है साथियों रचना के माध्यम से होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? सबको पता है कि इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 52 है, मौन पठन कौशल वाचन कौशल से भिन्न है, क्यों? मौन पठन जो कौशल है वो वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? तो साथियों 4 विकल्प है, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है, किसमें? मौन पठन पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा है, 4 विकल्प, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा क्या है? तो राइट आंसर रहेगा मानव का विचार विनिमय हेतु किया जाने वाला ऐच्छिक ध्वनि प्रयोग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 54 है, भाषा दक्षता के कौशलों का सही क्रम, तो सभी को पता है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 55, कविता शिक्षण में निम्न में से किस पाठ में ध्वन्यात्मकता पर बल दिया जाता है? ध्वन्यात्मकता पर बल किस में दिया जाता है? तो ये कौशल पाठ में दिया जाता है साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 56 है, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के विभिन्न परीक्षणों पदों पर प्राप्त फलांकों में समता होती है तो परीक्षा का ये गुण क्या कहलाएगा? तो ये गुण क्या कहलाता है साथियों? ये गुण आपके विश्वसनीयता कहलाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 है, उच्चारण दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी है? तो उच्चारण दक्षता के विकास के लिए कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी है? संगीत में प्रार्थना का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा क्या?
यह भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, बालकों में लिपि ज्ञान तथा सृजनशीलता का विकास निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो लिपि ज्ञान और सृजनशीलता का विकास श्रुतिलेख, पत्र रचना, निबंध लेखन या उपयुक्त सभी। लिपि ज्ञान और सृजनशीलता दोनों का अवयव है, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भाषा शिक्षण द्वारा श्रुतिलेख उपागम का प्रयोग किन किन कौशलों को विकसित करने में किया जाता है? तो साथियों, श्रुतिलेख उपागम का प्रयोग जो है श्रवण तथा पठन के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये हिंदी के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 30 में से कितने सही वे जल्दी से बता दीजिए। अब हम संस्कृत के 30 क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए, तो चलिए साथियों, अब संस्कृत के 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश आ चुका है और प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर ये 61 मान लीजिएगा। आप जब टेस्ट करो तो 61, 62 ऐसे करके कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 से 30 तक है ये। ऋतुराज है कै, शिशिर है, वंशत है, हेमंत है या ग्रीष्म है? तो आपको इस गद्यांश में से देख के आंसर देना है। तो साथियों, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋतुराज है कै, वसंत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सर्वे प्राणिनः सुखम अनुभवन्ति विधि लिंग लकारे परिवर्तन्तु। आपको अनुभवन्ति को जो है विधि लिंग लकार में बदलना है साथियों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा अनुभवेयु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शनै शनै इत्यस्य पर्याय पदम। शनै शनै पद का क्या मतलब है? शनै शनै का मतलब क्या है साथियों? ये हो जाएगा धीरे धीरे, यानी कि मंदम मंदम। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ऋतुराज है पद का समास है। ऋतुराज पद में कौन सा समास है? ऋतुराज है में कौन सा हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, पवनश्चानुकूल इत्यत्र कै संधि। पवनश्च अनुकूल है में कौन से संधि है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विसर्ग है, दीर्घ है, उभौ या जसत्वम। इसमें जो है साथियों उभौ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसमें विसर्ग संधि भी है और इसमें दीर्घ संधि का भी प्रयोग किया गया है। अगला है, साम्राज्यम इति कस्य संधि अपवाद है। ये साम्राज्यम जो शब्द है ये कौन सी संधि का अपवाद है? सचुत्व, इष्टुत्व, अनुस्वार या जसत्व। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? साम्राज्यम जो है अनुस्वार संधि का अपवाद है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसी में से आंसर आपको ढूंढना है। प्रश्न संख्या 7 यानी कि 67। विद्याहीनः इत्यस्य विग्रहं कुरुत। विद्याहीनः का आपको विग्रह करना है। विद्याहीनः षष्ठी तत्पुरुष, विद्याहीनः तृतीया तत्पुरुष, विद्याहीनः क्रमदार्ये, विद्याहीनः चतुर्थी तत्पुरुष। विद्याहीना का आपको विग्रह करना है। क्या बनेगा साथियों? तो बन जाएगा विद्याहीनः तृतीया तत्पुरुष, इसमें समास रहेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला है, हैकेन इत्यत्र संधि अस्ति। हैकेन में कौन सी संधि है? गुण, यण, वृद्धि या अयादि। तो साथियों इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, संपन्नः इत्यस्य व्युत्पत्ति। संपन्नः को आपको तोड़कर बताना है कि इसमें क्या क्या पद शामिल हैं। तो साथियों राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस पद प्लस कत प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, विना योगे विभक्ति भवति। विना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आप सभी को पता है विना के योग में तृतीया विभक्ति भी आती है, द्वितीया भी आती है और पंचमी भी आती है। इसलिए सर्वे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निर्गंधः किम सुखः इत्यत्र विशेषण पदम किम। निर्गंधः किम सुखः में आपको विशेषण पद ढूंढना है। निर, किम, निर्गंधः या किम सुखः। 4 विकल्प है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निर्गंधः यहाँ पर विशेषण आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, विद्याहीना ने सोबंते। वाच्य परिवर्तन करना है। विद्याहीनाः ने सोबंते। वाच्य परिवर्तन आपको पता है कैसे करते हैं, मैंने ट्रिक भी डाली हुई है यूट्यूब पर। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्याहीनः ये बहुवचन है, इसको तृतीया के बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? विद्याहीनै ने सोभ्यते। बिल्कुल
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है स वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु, कंठ, दंता या मुर्दा। 4 विकल्प है। तो सूत्र आपने पढ़ा है ऋतु रसाणाम मुर्दा। ऋतु रसाणाम मुर्दा, उसमें से आता है तो मुर्दा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 है यानी 74 नंबर आपके हिसाब से। गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है, इसका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। समुद्र में गिरती है तो यहाँ पर अधिकरण आ जाएगा यानी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। तो बिल्कुल इजी हो गया अब आपके लिए। पहले में पंचमी और इसमें सप्तमी यानी क्या बनेगा? गंगा हिमालयात उद्भवती समुद्र च पतति। गंगा हिमालयात उद्भवती समुद्र च पतति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजकुमारी नदी के पास है। राजकुमारी नदी के पास है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है तो राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल नदी के पास है, समया निक्षा याद है ना, तो निक्षा आएगा तो क्या बनेगा? राजकुमारी नदीम निक्षा अस्ति। राजकुमारी नदीम निक्षा अस्ति। और निक्षा के योग में आपको पता है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है सा वस्त्रम नयति, दूसरा है स नृपात कुर्द्यति, तीसरा है भिक्षुक है नृपम वस्त्रम याचते, तीसरा है बालकाः माँ विद्यालयम गच्छन्ति। बताइए यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी जो शुद्ध नहीं है वो बताना है। तो बिल्कुल आपको पता है कि क्रुद्ध धातु के योग में तो चतुर्थी विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर कौन सी है? नृपात में पंचमी का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपका बी ऑप्शन वाला वाक्य जो है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। सह निरपात कुर्द्यति नहीं बनेगा, सह निरपाय कुर्द्यति बनेगा। इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 99 को आपको संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है ये बताना है। नवति, नवनवति, षणवति या 39। तो बिल्कुल इजी है आपके लिए। 99 को संस्कृत में नवनवति बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है श्लिष्टई पदेरने का अर्था विधाने कह अलंकार भवती। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये श्लेष अलंकार की ही परिभाषा है साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है श्याम पटे मार्जना प्रयोगशाद। श्याम पट मार्जन यानी डस्टर का प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है बोर्ड के ऊपर ये बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा उपरिष्टाद अध्याय ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 यानी आपके हिसाब से कौन सा 80 नंबर प्रश्न आ चुका है। असत्यम वर्तते, आपको असत्य ढूंढना है। पहला है गुरुकुल पदतो क्रियात्मक उपरि बलम, दूसरा है गुरुकुल पदतो मानसिकम अनुशासनम, तीसरा है गुरुकुल पदतो गुरु शिष्य संबंध श्रेष्ठ, चौथा है गुरुकुल पदतो छात्र स्मरणाय विशेषण प्रत्यते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर असत्य ढूंढना है तो पहला ही ऑप्शन असत्य है। गुरुकुल पद्धति में क्रियात्मक जो है क्रियात्मक के ऊपर बल नहीं दिया जाता था, बाकी मानसिक अनुशासन और गुरु से संबंध श्रेष्ठ होता ही है और स्मरण पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 यानी 81 नंबर क्वेश्चन, आगमन विधि के सोपान किस क्रम में हैं? 4 विकल्प है। तो आगमन विधि आपको पता है कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद निरीक्षण किया जाएगा और अंत में नियम का निर्धारण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कविनाम निक्षम एतद गद्यम पद्यम नाटकम अनुवादम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कविनाम निक्षम ये गद्य के लिए कहा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षक नेतृत्व छात्र है छात्रई क्रियते। शिक्षक के नेतृत्व में छात्र क्या करते हैं? मौन वाचनम, अनुकरण वाचनम, अनुवाचनम या आदर्श वाचनम। तो शिक्षक के नेतृत्व में छात्र जो है वो अनुकरण वाचन करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 यानी कि आपके हिसाब से 84 नंबर क्वेश्चन है ये। व्याकरण अनुवाद विधेयी विषय
असत्यम वर्तते। व्याकरण अनुवाद विधि के विषय में असत्य आपको ढूंढना है। पहला है अश्य विधेय प्रवर्तक है भंडारकर महोदय, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये असत्य नहीं है क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक भंडारकर महोदय है। दूसरा है अत्र व्याकरणोपरि अनुवादोपरि च बलम भवति, इस विधि में व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसका नाम व्याकरण अनुवाद है। और डी ऑप्शन देखें, आमटे महोदय अस्य समर्थक, आमटे महोदय ने इसका समर्थन किया है, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अत्र अनुवाद है प्रथम व्याकरणम द्वितीय, ये गलत है, इसमें जो है व्याकरण प्रथम रहता है जबकि अनुवाद द्वितीय होता है, ये सही रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये कथन जो गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, क वर्गे शिक्षण विधेय नाम प्रथम अस्ति, ख वर्गे च प्रक्रिया वर्णो अस्ति, उभयो वर्गयो उचित मेलनम प्रदर्शनम उत्तरम लिखत। आपको क्या करना है, के वर्ग में जो है शिक्षण विधियों के नाम लिखे गए हैं और ख वर्ग में उनसे संबंधित डिटेल लिखी गई है। अब आपके सामने नीचे कूट दिए गए, इन कूट का प्रयोग करते हुए आपको इनको सुमेलित करना है। इस तरफ लिखी हुई है सूत्र विधि, निगमन विधि, परायण विधि और संसर्ग विधि, और इनसे संबंधित यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं। तो अब आप इनका मिलान कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहले में ए आएगा, सूत्र विधि में क्या किया जाता है, पहले में 3 आएगा, सूत्र विधि में सूत्र का स्मरण किया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत करके बाद में उदाहरणों का स्पष्टीकरण किया जाता है। और परायण विधि में संहिता पाठ का पाठनम किया जाता है। और संसर्ग विधि में भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, गद्य शिक्षण से विधि अस्ति, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, अभिनय विधि, दंडान्वय विधि, व्यास विधि या अर्थ कथन विधि। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की विधि है अर्थ कथन या अर्थ बोध विधि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अक्षरश अनुवाद इत्यस्य किम तात्पर्यम, अक्षरश अनुवाद से क्या तात्पर्य है। 4 विकल्प है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा 27 का, बी ऑप्शन, अनुच्छेदस्य शब्दाना व्यम भाषायाम अनुवाद क्रियते, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कक्षा अभिनय विधो इयम प्रक्रिया भवति, कक्षा अभिनय विधि में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो कक्षा अभिनय विधि में आपको पता है कि कक्षा में जो है शिक्षक छात्रों को पात्र के अनुसार भूमिका दे देता है, शिक्षक छात्रों को पात्र के अनुसार भूमिका दे देता है। तो जिस जिस पात्र का छात्रों को कार्य दिया जाता है वो उसी पात्र के अनुसार भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा से ऑप्शन, छात्राः नाटक पात्राणाम अभिनय कुर्वन्ति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अन्वय व्यतिरेक विधो, अन्वय व्यतिरेक विधि में क्या किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति प्रत्योह प्रधानाम भवति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 30 यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत पद्य शिक्षण से विधि नास्ति, संस्कृत में पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, तुलना विधि, समीक्षा विधि, संग्रथन विधि या खंडान्वय विधि। तो खंडान्वय विधि भी है, समीक्षा भी है और तुलना भी है, लेकिन सग्रंथ विधि जो है वो पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये संस्कृत के कुल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम गणित के कुल 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में विज्ञान के 30 क्वेश्चन। तो गणित विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अब जो है वो गणित के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न नंबर 91 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो साथियों, प्रश्न नंबर 91 सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों के, उसके बाद गणित के 20 क्वेश्चन हैं। 91 नंबर है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो CCE है इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो साथियों राइट आंसर रहेगा स्क्रीवेन ने दिया था ये विचार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 92 नंबर है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है या इनमें से सभी। तो सीधी सी बात है इनमें से सभी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 93, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किन्हें होती है, मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बच्चों को, सामान्य बच्चों को या इनमें से सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा की जो जरूरत है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जांच सूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल या स्तर का मापन। तो छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 नंबर है, गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद या कभी भी। तो ध्यान रखना है, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 96, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे विद्यालय नहीं आ सकते, ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है आपके प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो आप सभी को पता है आगमन विधि में उदाहरण प्रस्तुत करके सूत्र निकाला जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सूत्र स्थापित करने के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 98, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है साथियों? वैसे जन्मदाता की बात करें तो रहेंगे कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक, इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? प्लेवे। क्या है? प्लेवे। लेकिन यहाँ पर कॉल्डवेल कुक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेखा गणित शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की विधि सर्वोत्तम कौन सी रहेगी? विश्लेषण, प्रदर्शन, आगमन या संश्लेषण। तो रेखा गणित जो है शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर विश्लेषण विधि प्रयोग में ली जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है तार्किक, कठिन, आलंकारिक या ये औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है? तो साथियों गणित की प्रकृति है वह तार्किक प्रकृति होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 101 है, 36 फलों को बेचने से 4 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंट बताना है। 20%, 10%, 25% या 15%। अब आप इसको हल कीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि एक फल का विक्रय मूल्य आपका 1 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1 रुपये। तो अब 36 फलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36 फलों का विक्रय मूल्य 36 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और हानि कितनी है? हानि है आपके 4 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर। 4 फलों के विक्रय मूल्य, तो 4 फलों का विक्रय मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, यानी हानि कितनी हुई है? 4 रुपये की हुई है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य तो कितना है? 36 है और हानि कितनी है? 4 की है, यानी कि टोटल क्रय मूल्य कितना था? 4 का। अब हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट आप सभी को पता है, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितने की हुई है? 4 की हुई है। कितने पर हुई है? 40 पर हुई है। इंटू कर देंगे किससे? 100 से। तो ये आपका 10 बार कट जाएगा और 10 से 100 कितनी बार कट जाएगा? ये भी आपका 10 बार कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10%, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 101 में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए 102 नंबर, सरल ब्याज की किस दर से 5600 रुपये का 2% 2 वर्ष का साधारण ब्याज 28 रुपये होगा? आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बिल्कुल इजी सूत्र है। तो ब्याज तो कितना है आपके पास? ब्याज 28 रुपये है, गुणा कर देंगे किसे? 100 से। मूलधन कितना है? 5600 रुपये है और समय कितना है? 2 वर्ष। तो 28 दूना 56, ये 200 हो जाएंगे। 100 से 200 आपके 2 बार कट जाएंगे, यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। 1/4%। दर कितनी है? 1/4%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 102 का। प्रश्न नंबर 103 देखिए, 6 वर्ष पूर्व राधा की आयु x वर्ष थी, तो बताओ 6 वर्ष बाद राधा की आयु कितनी हो जाएगी? इक्वेशन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है साथियों। 6 वर्ष पूर्व, तो आप 6 वर्ष पूर्व जो है 6 वर्ष पूर्व इसको क्या मान लेंगे?
x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? देखिए वर्तमान में हो जाएगी x प्लस 6, और अब पूछा है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद और जोड़ देंगे 6, तो x प्लस 6 प्लस 6 यानी कुल मिला के कितनी हो जाएगी? x प्लस 12 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 6 वर्ष बाद राधा की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 104 देखिए, 1512 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या का गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो कीजिए जल्दी से और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं। 1512 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो कि क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए 2 के जोड़े बनाते हैं। एक ये 2 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 वाला जोड़ा बन गया। अब देखिए पीछे क्या बचा? एक तो 2 कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है और एक 7 कम पड़ रहा है। तो इनसे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 7 × 21 दूना 42। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर रहेगा 42। आगे देखिए, x² - 12x + 32 के आपको गुणनखंड करने हैं। x² - 12x + 32। तो कीजिए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। तो इसको तोड़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है गुणा करने पर 32 लाने, जोड़ने घटाने पे 12 लाने, तो संख्याएं क्या आ जाएगी? x² - 8x और -4x + 32। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x, तो अंदर बचेगा x - 8। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 4, तो बनेगा x - 8। ठीक है, अब इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 और हो जाएगा x - 8। तो कहाँ पर है ऑप्शन में? x - 8 और x - 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, सीता व गीता के धन में 5:6 का अनुपात है। यदि गीता का धन 258 रुपये है तो सीता के पास कितना धन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों। कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए सीता और गीता, इनका अनुपात दे रखा है धन का कितना? 5:6। अब आपको किसका धन दिया हुआ है? गीता का धन दिया हुआ है। गीता का धन कितना है? 258 है, यानी 6 बराबर है किसके? 258 के। आपको किसका मान निकालना है? 5 का। तो 5 किसके बराबर हो जाएंगे? 258/6 गुणा 5। ठीक है, जैसे ही आप इसको हल करेंगे राइट आंसर आ जाएगा 215 रुपये। तो 215 रुपये किसके पास है? सीता के पास है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, आगे देखिए, राम के वेतन में पहले 10% की कमी कर दी गई, कम किए वेतन में पुनः 10% की वृद्धि कर दी गई, तो अंत में राम के पास वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको समान प्रतिशत की कमी या उतना ही प्रतिशत की पुनः वृद्धि मिले तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? कमी होती है कितनी? x² / 100। x² का मतलब 10 का स्क्वायर बटा 100 और 100/100 का मतलब क्या हो जाएगा? 1% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिनेमाघर में सोमवार को दर्शकों की संख्या 3000 थी, मंगलवार को 3600 और बुधवार को 2700 थी। मंगलवार और बुधवार की वृद्धि दर क्रम से कितनी है? अब देखिए सोमवार को कितने आए? 3000 और मंगलवार को कितना आए? 3600। पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सोमवार को कितना आए? 3000, मंगलवार को कितने आए साथियों? 3600 और बुधवार को कितने आए? तो बुधवार को दर्शक आए थे 2700। देखिए कैसे करना है। पहले आपको सोमवार से मंगलवार की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो वृद्धि कितने की हुई है? 3000 से 3600 यानी कितने बढ़ गए? 600 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 600 बढ़ गए। किस पर बढ़े? 3000 पर बढ़े। और गुणा कर देंगे क्या? 100। तो आप इसको हल करते ही क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 20% आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड में क्या कह रहा है? बुधवार। तो बुधवार में देखिए 3600 से 2700 हो गए, कमी हुई है कितने की? 900 की। कितने पर हुई है?
3600 पे हुई है, गुणा किससे करते हैं 100 से, तो ये 9 चौकी 36 और भाग लगाएंगे 100 में 4 का, तो आ जाएगा माइनस का 25%, यानी 20% और माइनस 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 108 में। आगे देखिए, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 32 मीटर, 40 मीटर और 3 मीटर है। दीवार बिना सीमेंट व रेत के ईंटों से बनानी है। यदि एक ईंट का आयतन 25 × 15 × 8 घन सेंटीमीटर है तो ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए दोनों इकाइयाँ सेम होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर ईंटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सभी को पता है कि दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन घनाभाकार है तो सबको गुणा कर देंगे 32 देखिए मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 40 पहले ही सेंटीमीटर में है, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से यानी 300 हो जाएंगे। और ईंट का आयतन तो आपको पहले से ही सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 15 × 8। अब इसको जैसे ही हल करेंगे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12,800 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 12,800। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 देखिए, एक मैदान 80 × 60 मीटर का है। इसके अंदर लंबाई व चौड़ाई के सारे 1 मीटर चौड़ा मार्ग बना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस मार्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस मार्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, यदि इस पूरे क्षेत्रफल में से मैं इस छोटे वाले अंदर के भाग का क्षेत्रफल हटा लूँ तो मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो 80 × 60, 8 × 48, 4,800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अंदर वाले भाग का, अब देखिए ये 80 है तो अंदर की ये कितनी होगी, लंबाई और चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी, देखिए ये 60 थी तो 60 में से एक तो इधर गया और एक इधर, 2 यानी कितनी बचेगी, 58 बचेगी। और ये पूरी 80 थी तो एक इधर से गया और एक इधर से गया, यानी कितनी बचेगी, 78 बचेगी। तो अंदर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 78 × 58, इनको गुणा करेंगे आपके तो आ जाएगा 4524। अब मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल यानी 4800 में से घटा लेंगे 4524, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 276 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 276 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके, देखिए 276 वर्ग मीटर यहाँ पर भी है और 276 वर्ग मीटर यहाँ पर भी है। तो आप इसको 286 कर लेना और 276 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 और 55 सेंटीमीटर के हैं। इसकी भुजा आपको ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं साथियों, ये लीजिए, ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दिए हुए। एक का तो मान, इसका मान लीजिए कितना है, 48 है और इसका मान आप मान लीजिए 55 है। ठीक है, भुजा का मान निकालना है तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर क्या रहेगा, आप पहले कर लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बांटते हैं। तो मान लीजिए इसका मान मुझे ज्ञात करना है, यहाँ 90 डिग्री है तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आधा हो जाएगा, यानी भुजा का मान क्या आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा √55/2 का स्क्वायर, आधा कर लेंगे, और 48/2 का स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5329/4 यानी 73/2 यानी कि 36.50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप हल करके देख लेना, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 112, सबसे पहले ये सारणी दी गई है और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या लाखों में दे रखी है। पास व फेल होने का अनुपात दे रखा है। नगर ई में आपको पास होने वाले विद्यार्थियों, देखिए नगर ई में पास व फेल, पहले वाले पास वाले हैं तो नगर ई यहाँ पर है, आपको ये ज्ञात करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास होने वाले विद्यार्थी, नगर ई में पास होने वाले विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, तो आप कर लीजिए पहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पास कितने हो रहे हैं, 3 के अनुपात में हो रहे हैं। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और गुणा कर देंगे 1,85,000 से।
तो 1,85,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 1,11,000, 1,11,000। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1,11,000 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 113 नंबर देखिए, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या किस नगर में सर्वाधिक है? फेल होने वालों की संख्या जो है किस नगर की सर्वाधिक है? तो आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आप जैसे हल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नगर है वो। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखिए 114 नंबर, निम्न में से स्थैतिक माध्य कौन सा है? स्थैतिक माध्य कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लीजिए। स्थैतिक माध्य जो है वो कौन कौन से हैं? माध्यिका और बहुलक है। माध्यिका और बहुलक क्या है? स्थैतिक। देखिए दो प्रकार के हैं, एक तो है गणितीय माध्य, एक तो है आपका गणितीय माध्य और एक है आपका स्थैतिक माध्य। ठीक है, गणितीय माध्य में केवल आपका क्या आएगा? समांतर माध्य आएगा। क्या आएगा साथियों? समांतर माध्य। लेकिन स्थैतिक माध्य में आपकी एक तो माध्यिका आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा? बहुलक। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है रीट की दृष्टि से। माध्यिका और बहुलक जो है वो स्थैतिक माध्य है और जो आपका समांतर माध्य है वो कैसा है? गणितीय माध्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या को पाई चार्ट से दर्शाया गया, हिंदी में पुस्तकों का प्रतिशत बताना है। अब ये डिग्री में दिए हुए हैं, आपको हिंदी में पुस्तकों का प्रतिशत बताना है। साथियों आप हल कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए हिंदी कहाँ पर है? ये हिंदी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पता है हिंदी में पुस्तकों की संख्या क्या आती है? 90 डिग्री कोण लिख लीजिए। पूरा कितने का होता है पाई चार्ट? 360 से गुणा कर लीजिए और इनटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट में बदलना है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 0 से 0, 9 चौक की 36 और 100 में 4 का भाग 25 बार, तो 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 115 का। आगे देखिए 116 नंबर, ये चिन्ह जो है किस प्रकार का चिन्ह है? जिसमें 4 इस प्रकार की खड़ी लाइनें फिर एक लाइन से काटा जाता है। आप सभी को पता है कि इसे टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 116 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 117 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ट्रिक याद होनी चाहिए और आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। राइट आंसर बिना पेन उठाए आ जाना चाहिए। ये 60 है तो वो कितना का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का। देखिए वृत्त के केंद्र पर जो बना होता है कोण, वो यहाँ पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना। तो केंद्र पर 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? आधा हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। केंद्र वाला दुगुना होता है इससे, तो कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। 60/2 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न घात और घातांक से संबंधित है। आपको इसको हल करके मान बताना है। आप कर लीजिए कॉपी में और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों 118 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 3125 आएंगे इसके। अगला है, निम्न में से परिवर्ती कोण कौन सा है? परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण किससे कहते हैं पहले ये आपको समझना है। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जो कोण होता है वो परिवर्ती कोण कहलाता है। तो इनमें से 180 डिग्री से अधिक कौन सा है? 189 है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर यानी गणित का अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण CED का मान बताओ। CED कहाँ पर बन रहा है? देखिए CED ये वाला, आपको ये वाला कोण जो है फाइंड आउट करना है क्या रहेगा। ठीक है साथियों, राइट आंसर बताइए। देखिए ये 130 का है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा? 180 में से 30 घटाएंगे तो ये 50 का आ गया। और ये 110 का है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो 7 5 12, ये दो कोण 120 के हो गए। अब 180 में से 120 घटा लीजिए, कितने का आ जाएगा? 60 का। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ये गणित के 30 क्वेश्चन हो गए। अब विज्ञान के 30 क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न नंबर 121 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आ चुकी है। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो ध्यान रखना है, नैसर्गिक वातावरण जहाँ पर कहीं पर भी नाम आए तो आपको राइट आंसर क्या करना है साथियों?
इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा केकोसन। केकोप्सन राइट आंसर रहेगा साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसेगामी है? पाठ्यसेगामी क्रिया कौन सी है? किससे कहते हैं पाठ्यसेगामी? जो क्रियाएं पाठ्यक्रम से हटकर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है उन्हें पाठ्यसेगामी क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यसेगामी क्रिया कौन सी हो जाएगी? विज्ञान मेला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है साथियों? तो शिक्षण में, परामर्श एवं निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है केवल जिसको सुना जा सके वो श्रव्य है? तो श्रव्य सामग्री कौन सी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ग्रामोफोन। क्या रहेगा? ग्रामोफोन। अगला देखिए 125, निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा आता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सफल विज्ञान शिक्षण से छात्रों की रुचि में परिवर्तन अपेक्षित है। विज्ञान साहित्य पढ़ना, विज्ञानों की जीवनी पढ़ना, वैज्ञानिक क्लब में सक्रिय या उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, टोली शिक्षण में क्या किया जाता है? टोली शिक्षण में क्या किया जाता है ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या रहेगा? तो टोली शिक्षण में जो है वो कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। कक्षा शिक्षण का सामूहिक दायित्व होता है टोली शिक्षण में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बालक के लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान कराना आवश्यक है, क्यों? बालक के लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान कराना क्यों आवश्यक है साथियों? तो ये आवश्यक है आपके, इससे प्रारंभिक स्तर से ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है, इसलिए विज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कृत्रिम गैस निर्माण शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? कृत्रिम गैस निर्माण करना है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? संभाषण प्रदर्शन विधि। संभाषण प्रदर्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान कक्ष का आयोजन करना उपयुक्त है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान कक्ष का उपयोग करना उपयुक्त सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रम से 98 और 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। रीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? बताइए। देखिए राइट आंसर इसका रहेगा 98 और 153। कैसे आएगा? प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक कितना है? 98। ठीक है, तो आपके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 98 हो जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये भी 98 हो जाएंगे। अब आपके न्यूट्रॉन बचे, तो न्यूट्रॉन आप सभी को पता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 251 माइनस 98, तो आपका आ जाएगा 153। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं तथा बादल दर्शाने के लिए निम्नांकित में से किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता है, जो फिल्म और नाटक के मंच होते हैं वहाँ पर कृत्रिम धुआं दर्शाया जाता है, बादल दर्शाए जाते हैं स्टेज पर, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उसमें जो है द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किसे सजीव व निर्जीव की कड़ी कहा जाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विषाणु ने यानी वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा, अमावस्या, सप्तमी या अष्टमी। तो सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है, और जिस अमावस्या को जो है साथियों सूर्य जो है वो चंद्रमा व पृथ्वी के सीध में आ जाता है। सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के
सिद्ध में आ जाता है तो उस दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है और ये अमावस्या के दिन होता है। अगला है पृथ्वी व सूर्य की सर्वाधिक दूरी किस दिन होती है, तो पृथ्वी व सूर्य की सर्वाधिक दूरी जो है साथियों वह किस दिन होती है, वह 4 जुलाई को होती है। किस दिन होती है, 4 जुलाई को। इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस दिन सबसे ज़्यादा दूरी होती है उसे उस दिन को क्या कहते हैं साथियों, उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त रंग नहीं है। रंगीन टेलीविज़न में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, तो साथियों रंगीन टेलीविज़न में जो है प्राथमिक रंग प्रयुक्त होते हैं। कौन से रंग, प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग की ट्रिक आपको बताई हुई भी है, निहाल। क्या है, निहाल। निहाल नाम याद रखना है। नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा और ले का मतलब लाल। तो प्राथमिक रंग तो 3 है, कौन से, नीला हरा लाल। तो नीला हरा लाल तो इनका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का जो प्रयोग है वो रंगीन टेलीविजन में नहीं किया जाता है। अगला है सिटी स्कैन में कौन सी किरणें प्रयुक्त की जाती है, तो सभी को पता है सिटी स्कैन में एक्सरे रेज प्रयुक्त की जाती है, एक्स किरणें प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 138, निम्न में से अधिक पोषण से उत्पन्न समस्या नहीं है। अधिक पोषण से उत्पन्न समस्या कौन सी नहीं है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, हाइपर कोलेस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि मेरास्मस जो है वो प्रोटीन आदि की कमी से होने वाला रोग है, ये क्वाशियोरकोर भी ये प्रोटीन की कमी से होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखिए। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO व SiO2 का संघटन बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का आप सभी को पता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 से 68% CaO होता है और SiO2 का परसेंट रहता है 17 से 24%। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 140, निम्न में से विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला रोग बताना आपको। वायरस से होने वाला रोग, पोलियो, पीलिया, टाइफाइड या कुष्ठ रोग। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, ये पोलियो जो है आपका ये विषाणु से होता है, बाकी जो पीलिया, टाइफाइड और कुष्ठ रोग है ये सारे के सारे जीवाणु जनित है। तो वायरस से कौन सा होगा, पोलियो होगा। ठीक है, अगला है कपास का बहुलक कौन सा है। कपास का बहुलक आप सभी को पता है क्या होता है, सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं, तो समुद्र की जो तलहटी में भारी जमा मात्रा में ईंधन है उसे कैलेथ्रेट कहा जाता है। और कैलेथ्रेट को ध्यान रखना है, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है, कैलेथ्रेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह निम्न कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। क्षुद्र ग्रह जो है साथियों वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से किसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला है, विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की थी साथियों, ये बताना आपको। तो विटामिन की खोज किसने की थी, चलिए विटामिन की खोज किसने की, तो साथियों राइट आंसर रहेगा लूनिन। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो है आपका थैलोफाइटा। ठीक है, इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु सभी आ जाते हैं। अगला है, टिंचर आयोडीन नामक उपयोगी पदार्थ निम्न में से किस शैवाल से बनाई जाती है, तो टिंचर आयोडीन जो है वो आपके लेमिनेरिया से बनाई जाती है साथियों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क का तापमान कितना होता है। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान, मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 149 नंबर, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है, तो निकट दृष्टि दोष में आपके अवतल लेंस लगाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस गुण को साथियों उद्रपातन कहते हैं। ये कपूर है, नौसादर है, इनमें पाया जाता है। ठीक है, उद्रपातन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो साथियों 150 में से आपके कितने सही हो रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये मध्यम स्तर का पेपर था, यदि इसमें आपके 120 से प्लस हो रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तैयारी है। हम धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर भी बढ़ेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।